very good morning to all of you. आदित्य, वर्षिल, प्रेजेंट सर। खुशी पटेल, यश, प्रेजेंट सर। नील पटेल, प्रेजेंट सर। भावना शर्मा, प्रेजेंट सर। ध्रुव, ध्रुव, प्रेजेंट सर। ब्रज, चंदन, प्रेजेंट सर। ब्रुत, ब्रुत, अभिषेक, कुश, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, प्रेजेंट सर। धार्मिक, लक्ष्य, प्रेजेंट सर। हर्ष, नंदिनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, संजना, जयवीर, पल्लव, देवराज, हर्षिल, ललित, चलो अटेंडेंस हो गया सबका। ओनली 15 आर प्रेजेंट, ठीक है। कौन कौन रह गया? खुशी पटेल इज प्रेजेंट, आदित्य सिंह इज प्रेजेंट, ललित इज प्रेजेंट, पल्लव इज प्रेजेंट। और कोई? नील पटेल आ गया? हाँ, नील पटेल इज प्रेजेंट। ओके, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, आप लोगों के प्रैक्टिकल सबके कंप्लीट हो गए अब? यस, प्रैक्टिकल्स हो गए सबके? व्रज इज ऑल्सो प्रेजेंट। चलो बढ़िया से हो गए ना, अच्छे से। अब आज इवनिंग क्लास भी करेंगे अपन, ठीक है? आज आईपी का है। हाँ सर। टाइम चेंज कर दो। आईपी ठीक है, आज से इवनिंग क्लास भी अपन करेंगे। सर 4:30 से आईपी का है। आज आईपी का है क्या? यस सर। तो आज के दिन रहने देते, फिर कल से करेंगे, ठीक है? कल भी है। कल भी है, चलो 2 दिन और मौज काट लो। काला का विषय। 2 दिन मजे कर लो आज और कल, ठीक है? कल भी नहीं करेंगे, कल वैसे भी मैं मीटिंग में रहूंगा, तो कल वैसे भी नहीं हो पाएगा। कल 6 तारीख है ना, कल मेरा पीपी सवानी में वैसे भी पीटीएम है, कल वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। कल क्लास आपका वैसे तो, कल तो वैसे भी आपका, मेरे ख्याल से कल आपका मॉर्निंग क्लास भी नहीं होगा, कल कोई भी क्लास नहीं होगा आपका, कल आपकी फुल छुट्टी रहेगी। कल मैं पूरा दिन व्यारा में रहूँगा, तो कल का तो पूरा दिन पैक है 6 तारीख का। फिर 7 तारीख से आपके क्लासेस होंगे। आज आपका इवनिंग क्लास नहीं होगा, और क्योंकि प्रैक्टिकल है आपका आईपी का,
और कल आपका मॉर्निंग क्लास भी नहीं होगा, इवनिंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपका परसों से क्लास होगा। चलो ठीक है। आज नहीं है क्या आईपी का? नहीं है आपका? एवरीडे 4:30 को आईपी का पीरियड है। अच्छा अच्छा, रोज है क्या आईपी का पीरियड? ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितना अगर रोज रहेगा तो फिर आप ये जहाँ तक हमारा रिवीजन, हम फिर मॉर्निंग क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे 1 घंटा लेके, और ना और फिर मैं ये वाला रिवीजन वाला पार्ट फिर आप कवर करना पड़ेगा। फिर कैसे करेंगे बताओ? अगर 1 घंटे में तो कैसे पॉसिबल होगा ना? सर वो टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। आईपी वाला पहले तो नहीं होता था आपका, अब कैसे होने लग गया? प्रिंसिपल की मीटिंग में बोला प्रिंसिपल सर ने एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी रोज हमारे को 1.5 घंटा मिलता था शाम का, वो चला जाएगा तो फिर आपका कोर्स फिर कैसे करेंगे बताओ? या तो फिर ये वाला पार्ट आप खुद से कवर करो। हो जाएगा। टाइमिंग कैसे चेंज करेंगे? अभी आपका फिर केमिस्ट्री का भी क्लास रहता है ना शाम को, कितने बजे से? आईपी का चेंज कर देंगे। हाँ, आईपी का टाइम चेंज करवा लेना। क्या ना ये, हाँ तब पहले शिफ्ट करवा लेना 2 बजे 3 बजे के आसपास। सब पी का भी क्लास होगा स्टार्ट। हाँ, तो वो सर को बोल देना ना, आईपी और पी वालों को बोल देना कि हमारा 4 to 5:30 का स्लॉट फिजिक्स का रहता है, और इसमें हमारा नहीं करेंगे सर वो पी वाले, तो उनके क्लास फिक्स है इसलिए। अच्छा, तो फिर फिजिक्स का कोर्स कैसे पढ़ोगे आप बताओ? आईपी जरूरी है कि फिजिक्स जरूरी है? आप लोग डिसाइड करो, आपको जो इंटरेस्ट लगता है। मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू, ठीक है। लेकिन 1 घंटे में तो कवर करना काफ़ी मुश्किल है। अगर हमें मॉर्निंग का एक ही स्लॉट मिलेगा तो कितना भी फास्ट मैं अगर आपको पढ़ा लूँ 1 घंटा तो कम ही है, ठीक है ना। तो हमें 1.5-2 घंटे तो चाहिए चाहिए रोज़, जिस हिसाब से आपके रिवीजन क्लासेस भी लग रहे हैं, और इसको हमें अगर 4th और 5th चैप्टर पूरा कवर करना है तो हमें 1 घंटा और 1.5 घंटा, है ना, 2 से 2.5 घंटे चाहिए ही चाहिए रोज़ के, तब आपका कोर्स लेवल पे आ पाएगा। और अगर ये टाइम हमें नहीं मिलेगा तो फिर आगे फिर टाइम और एक्सटेंड होता जाएगा, है ना। तो जिस हिसाब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, आपके 2-3 रिविजन्स लग जाएंगे तो फिर वो उसमें दिक्कत हो जाएगी, रिविज़न आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, देखो कोर्स कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जिस हिसाब से हमारी प्लानिंग चल रही है, रिविजन्स वगैरह आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाते, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, है ना। एक बार आप देख लेना इसको बात करके, जैसा भी हो। तो फिर आपकी विजन की क्लासेस नहीं लगेगी मतलब शाम को? कहने का मतलब ये है, विजन की क्लासेस नहीं होंगी क्या आपकी फिर? सर क्लास टीचर को बोलेंगे वो शायद आईपी और पी का टाइमिंग चेंज करवा दे। हाँ, एक बार क्लास हाँ टीचर सर, से अच्छे है। है ना, एक बार तो कंसल्ट। विजन के क्लासेस इम्पोर्टेंट है आईपी से। हाँ, तो वही कह रहे थे, एक बार बात कर लेना। बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सब लोग मिलके बोलोगे तो वो ज़रूर मानेंगे, है ना। आप सब स्टूडेंट्स मिलके एक साथ बोलो, ठीक है, क्योंकि हाँ, ये स्टूडेंट्स ही बोल सकते हैं, टीचर इसमें कुछ नहीं बोल सकते, है ना। अब मैं नहीं बोल सकता इसमें, आप लोगों को ही बोलना पड़ेगा ये। हाँ चलो, थैंक यू सर। अरे बेटा, क्लास खत्म नहीं हुई अभी, क्लास चालू होने वाली है। थैंक यू इतनी जल्दी मत बोलो, है ना। चलो, अटेंडेंस सबका हो गया ना? हाँ, कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था बताओ? अभी वेदर काफ़ी चेंज हो रहा है, आप लोग सब अपना ध्यान रखो, एकदम से मौसम ठंडा हो गया रख लो, है ना। कल कहाँ तक हमने पढ़ा था? यस, 3 to 4:30 रख लो ना। 3 to 4:30 कैसे हो पाएगा? 3 to 4:30 का बायो की क्लास होती है। बायो की भी क्लास होती है ना, आपकी सभी क्लास है, खाली फिजिक्स के स्लॉट में उन्होंने आईपी का डाल दिया, बाकी सब क्लासेस में नहीं डाला। बायो वालों की सर होती है। क्लास टीचर ने सर हाँ हाँ, बोलो। सर क्लास टीचर ने ऐसा बोला वो एक्स्ट्रा लेक्चर है, अगर दूसरे कोई क्लासेस हो तो वो अटेंड ना करो। अच्छा, एक्स्ट्रा लेक्चर थोड़ी है हमारा फिजिक्स का।
नहीं, आईपी का। अच्छा, आईपी का एक्स्ट्रा लेक्चर है, जिसको अटेंड करना है वो करे ऐसा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये अभी बात कर लो, 1-2 दिन में आप लोग बात कर लो, जैसा भी होता है मेरे को इन्फॉर्म करो, क्योंकि इवनिंग का स्लॉट हमें चाहिए ही चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो, है ना। और अभी आपका कोर्स लेवल होने लग गया, तो अब इसमें कोई भी गड़बड़ मत करो, है ना, तो फिर वापस से लैक हो जाओगे फिजिक्स में। अब कोर्स में लेवल लाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से, और अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए शेड्यूल में, है ना। ये शेड्यूल एज इट इज़ चलना चाहिए मॉर्निंग इवनिंग का, तो आपका कोर्स प्रॉपर चलेगा। अगर हमें 2-3 महीने इस तरह का टाइम टेबल फॉलो कर लेंगे मॉर्निंग और इवनिंग का, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नवंबर तो अभी चल ही रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने हमें रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, है ना। 3 मंथ्स में कम से कम 3 बार तो हम इस फिज़िक्स को पूरा रिवाइज कर सकते हैं एंटायर। ठीक है, 3 से 4 रिविजन्स बहुत ज़रूरी है। आप 4 रिविजन्स हो जाएंगे तो फिर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको इस सब्जेक्ट में, बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। उसको ध्यान में रखते हुए आप इसकी ज़रूर बात करें। और बस इतना ही कहना था। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। चलो, और कोई शेड्यूल है तो बताओ, और कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है। अभिषेक पाटिल हैज आल्सो ज्वाइंड। ओके सर, मैं आल्सो प्रेजेंट लगा देना। कौन है ये? अभिषेक पाटिल? व्रत। हाँ, व्रुत भी आ गया। क्यों बेटा व्रुत और अभिषेक बहुत आराम आराम से आए हो आज आप लोग, मजे मार मार के, क्या बात है? हैं? सर कभी कभी हो जाता है लेट। कभी कभी हो जाता है। क्लास स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए चल बच गए, वरना लीव हो जाता। हाँ, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, वो तो हम डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए आप बच गए। चलो ठीक है, अब क्लास स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत बातें कर ली अपन ने। हाँ सर। सर आज से क्लास ले लेना इवनिंग में। आज तो बेटा आईपी का प्रैक्टिकल है ना, सब बोल रहे हैं, कैसे इवनिंग में होगा? तो तू आएगा ना वो। हैं? आईपी का प्रैक्टिकल नहीं है आपका क्या? आधे बच्चे बोल रहे हैं, आधे बच्चे बोल रहे नहीं है, ऐसा कैसे? मतलब गड़बड़ है लग रहा है मुझे। अरे उल्लू तो नहीं सर, है? आईपी का प्रैक्टिकल नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास है आज से। अच्छा, आज से ही एक्स्ट्रा क्लास है। वही तो सर, प्रैक्टिकल कैसे लगा दिया, किसने लगाया पता ही नहीं चला मुझे तो। अच्छा अच्छा, आज से एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आज अटेंड कर लो, एक दिन अटेंड कर लो, और आज चल गया ना, आज क्लास में ही बात कर हाँ लो, सर। ठीक है। आज आईपी की क्लास में आप बात कर लेना, जैसा भी हो मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना, है ना। चलो ओके सर। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू क्यों बोल रहे बाय हो? सर। बाय नहीं हो गया बेटा, अभी क्लास स्टार्ट हो रही है, छुट्टी नहीं हो रही है। अटेंडेंस हो गई ना, हैं? निकलते हैं। अच्छा, अटेंडेंस देने आए थे खाली? अटेंडेंस हो गई, निकलते हैं। खाली अटेंडेंस देने आए थे क्या क्लास में आज? हाँ सर। हाँ भी बोल रहे थे, कितने बेशरम बच्चे हैं। हाँ भी बोलते, शर्म भी नहीं आती, साले शर्म बेच के भी खा गए हैं। किस लेवल पे पहुंच गए बेटा, अपना लेवल ठीक करो। हैं? अभी तो स्टूडेंट हो 12वीं क्लास में, और पता नहीं कहाँ पे चढ़ गए हो। 12वीं के बाद बेटा कॉलेज में जितना मर्जी उड़ लेना, अभी 2-3 महीने सीरियसली पढ़ाई कर लो, है ना। यस सर। यहाँ पे जो बच्चे हवा में उड़ते हैं ना, फिर वो जिंदगी भर हवा में ही रहते हैं, नीचे नहीं आते फिर, ठीक है। तो ये 3-4 महीने आपके बहुत डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करो, अच्छा करो, खाली अटेंडेंस के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। आ जाओ। तो हम कल बात कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या होता है? सर ये हो रहा है तो अटेंडेंस के लिए कोई रूल भाई अभी तो चुप रहना। चलो बेटा, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत हो गया, बकवास बंद करो। हाँ भाई हाँ चलो। देखो, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, कल हमने देखा था, ठीक है।
देखो जितने भी डायरेक्शंस आपको निकालने हैं वो सब आप वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे। जो भी डायरेक्शन आपको निकालना है, चाहे आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो, चाहे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो ना, जब भी डायरेक्शन की बात आएगी तो क्रॉस प्रोडक्ट का टर्म आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा उस वेक्टर में, है ना। क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी की होती है ना, ये बेसिक तो हम सबको पता है। किसी की भी डायरेक्शन मतलब हमेशा वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड होता है ना। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन आप कहाँ से निकालते थे, बायोट-सेवर्ट लॉ हम सबने पढ़ रखा है, आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाती थी, है ना। तो यहाँ पे भी देखो आप क्रॉस प्रोडक्ट आ ही जाता है ना। तो जहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, वेक्टर का फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलनी, ठीक है। और डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास जो रूल है दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अभी तक हमने एक ही रूल पढ़ा है और यही रूल को आप अप्लाई करोगे सब जगह पे, है ना। सब जगह पे ये रूल आपका वैलिड, ठीक है। तो इतना हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद सपोज करो मैंने आपको कल 2 पॉइंट्स और बताए थे, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए थे, वो हमने कल क्लियर कर लिए थे, है ना। कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं तो उस पर कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं ना। ये कल के डिस्कशन में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और उसको हमने दोनों फील्ड्स के प्रेजेंस में रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना। वो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगता है, जैसे ही वो फील्ड के अंदर एंटर करता है तभी लगता है वो, है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही वो एंटर करेगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आप कहाँ से निकालोगे, V क्रॉस B से। देखो B की डायरेक्शन आपको दी हुई है अंदर की तरफ, है ना। तो जैसे ही आप इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट करेगा, है ना। मतलब मैग्नेटिक फोर्स आपका कहाँ लगेगा, इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा जैसे ही वो फील्ड के अंदर एंटर करे। अब सपोज करो मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सप्लाई कर दिया, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक है। तब इस चार्ज पार्टिकल पे 2 फोर्सेस लगेंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और दूसरा इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है तो इस पे प्लस क्यू ई वाला फोर्स लगेगा राइट साइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। दोनों फोर्सेस इस पे लगेंगे। तो अब इस चार्ज पार्टिकल पे जैसे ये फील्ड के अंदर एंटर हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो रिजल्टेंट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे कितना लगेगा, विच इज अंडर रूट ऑफ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज एंटरिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, ठीक है। दिस विल बी योर रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आपका कितना है, क्यू वी बी साइन थीटा, मतलब साइन 90 तो 1 हो जाएगा। तो क्यू वी बी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, दिस विल बी योर रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द चार्ज while it is entering the electric as well as magnetic field, ठीक है। तो ये इस पे नेट फोर्स लगेगा। अब सपोज करो, अब ये टोटल फोर्स को हम क्या बोलते हैं ना, इसी टोटल फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं, है ना। इसी जो रिजल्टेंट फोर्स जो हमें मिला है, इसी रिजल्टेंट फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब ये होता है टोटल फोर्स उस चार्ज पे कितना लग रहा है ना, इसी को हम लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं। दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज इक्वल टू क्यू इनटू ई
plus Q into V cross B. This is the total force which is due to electric field as well as your magnetic field. ठीक है, दोनों फील्ड्स की वजह से जो आपका नेट फोर्स लगता है, इस टोटल फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स. ठीक है, दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स. कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स. ठीक है, तो बच्चों को नाम पता होना चाहिए कि इसी फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं. ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, डिफाइन लॉरेंट्ज फोर्स. 1 मार्क में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है. तो वहाँ पे जब 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं 1 लाइनर, तो आपको 1 लाइन में सिर्फ ये इक्वेशन लिखना होता है. अगर 1 मार्क में आपको पूछा जाए व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, सो यू हैव टू ओनली राइट दिस इक्वेशन, यू विल गेट 1 मार्क. ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं इस तरह. ठीक है, चलो लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में हमें पता चल गया. अब ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड्स प्रेजेंट हो. ऐसा जरूरी नहीं हर बार आपका दोनों फील्ड्स प्रेजेंट हो. कभी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगी, कभी मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होगी, कभी दोनों की दोनों प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब ये नहीं है कि दोनों ही फोर्स जब आप ऐसे दिखा रहे हो तभी वो लॉरेंट्ज फोर्स है ना. जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तब आपका लॉरेंट्ज फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा. जब मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो आपका लॉरेंट्ज फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो मैथमेटिक्स की भाषा में अगर आपको बताऊं तो मैथमेटिक्स की भाषा में ये है कि लॉरेंट्ज फोर्स जो है आपका बाहर का जो सेट होता है ना, जो मेजर सेट है, ठीक है, उसका सबसेट कौन है, उसके दो पार्ट्स है उसके, है ना, 2 सबसेट्स है. ठीक है, एक आपका मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, और ये टोटल जो दोनों को मिला के आपका लॉरेंट्ज फोर्स. ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स 0 हो रहा है, इसका मतलब तो आपका लॉरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा. और जब इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाएगा तो लॉरेंट्ज फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो मैथमेटिक्स की भाषा में आप इसको इस तरह से समझ सकते हो. इस पे देखो क्वेश्चंस किस तरह से फॉर्म होते हैं. अब सपोज करो मैंने आपको बोला कि हमें वर्क डन निकालना है. ठीक है, एक पार्टिकल है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और खाली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट. ठीक है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. ठीक है, और आपका पार्टिकल इस फील्ड में एंटर कर रहा है. ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका पार्टिकल एंटर कर रहा है इस तरह से. इसकी कुछ वेलोसिटी है और ये ऐसे एंटर कर रहा है. ठीक है, तो मैंने आपको बोला बेटा फाइंड करो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्ज. व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स हम सबको पता है FM. मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा जब ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा. ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड दी हुई. यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. तो बताओ मेरे को कि इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना होगा, है ना. हाँ, मैग्नेटिक फोर्स तो सबने निकाल लिया, बिल्कुल सही जवाब. QVB होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स. बट आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स. इस मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा. यस, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा आपका वर्क डन कितना होगा, 0 के बराबर होगा. ललित इज वेरी राइट. बेटा QVB तो आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया ना. हम सबको पता है जैसे ही आपका पार्टिकल एंटर करेगा तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा ना. जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी है. और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर में आपका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. और हम सबको पता है जब 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा ना. तो F.S का वैल्यू क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा। मतलब आपका वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी ज़ीरो, है ना। आपका जो वर्क डन होगा मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वो हमेशा क्या होगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? वेरी गुड। तो दो वेक्टर्स का एंगल 90 डिग्री हो गया तो आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। मतलब आपका वर्क डन कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। इससे हमें एक बात ये पता चली कि जब हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है ना। जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उस पर हमेशा फोर्स आपका कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। तो अब इस पार्टिकल के साथ हुआ क्या, अब इसकी असली कंडीशन को एनालाइज करते हैं। इधर आ जाओ, फिर से मैं इस डायग्राम को बना रहा हूँ। अब इस पार्टिकल के साथ असली में क्या हुआ, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ तो इसके साथ क्या हुआ, ठीक है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पे एंटर हुआ तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगना चालू हो गया, जबकि जाना ये ऐसे चाहता था, है ना, जाना ये इधर को चाहता था, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग गया। तो इसके जो पाथ में चेंज आना स्टार्ट हो जाए, है ना, इसका पाथ इस तरह से कर्वेचर को एस्टेब्लिश करने लगेगा, ठीक है। इस तरह से इसका पाथ जो है चेंज होता 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 ऐसे ही एग्जिट हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब जाना ये सीधा चाहता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स हमेशा इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। एट ईच एंड एवरी पॉइंट जहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर लग रहा है ना। एट ईच एंड एवरी पॉइंट जहाँ पे जाना चाहता है और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। बात आपको समझ आ रही है? जाना ऐसे चाहता है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ये ट्रेजेक्ट्री, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ना, इस तरह की जो इसका पाथ है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस तरह का मोशन हो जाएगा, इसका सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस तरह के ट्रेजेक्ट्री को बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इस तरह का ये सर्कुलर मोशन करेगा। ये जो पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये इस तरह का सर्कुलर मोशन करेगा, और हर पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्या कोई बता सकता है? एट ईच एंड एवरी पॉइंट इसकी वेलोसिटी जो है, देखो वेलोसिटी, देखो डायरेक्शन हमेशा चेंज होती जा रही है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट। ऐसा क्यों हो रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्यों कांस्टेंट है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? ये वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज क्यों नहीं कर रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्यों सर्कुलर मोशन कर रही है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा क्यों हो रहा है? वर्क डन जीरो है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, कांस्टेंट। हाँ वर्क डन जीरो है, बिल्कुल सही आंसर। देखो हम सब ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखा है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस which is equal to change in kinetic energy, work done by all forces which is equal to change in kinetic energy। अब यहाँ पे देखो इस चार्ज पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अब यहाँ पे खाली एक ही फील्ड प्रेजेंट है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे किसके द्वारा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है इस पे, सिर्फ एक मैग्नेटिक फोर्स ही लगेगा, और तो कोई फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन आपका जीरो हो गया ना, क्योंकि फोर्स का जो वेक्टर है वो वेलोसिटी के वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है वो जीरो हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो जीरो हो गया मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो गई। तो हर पॉइंट पे आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होती जाएगी। सपोज करो आप फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे गए तो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वही फाइनल के बराबर होगी। सेकंड से थर्ड पे जाओगे तो इनिशियल पॉइंट 2 हो जाएगा, फाइनल आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी।
तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट आपकी जो वेलोसिटी है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन वो दिया होता है उन्होंने कि स्पीड ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट। दूसरा ऑप्शन दिया होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट। तीसरा ऑप्शन दिया होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज वेरिएबल। वेलोसिटी इज वेरिएबल, इज नॉट कांस्टेंट। और चौथा ऑप्शन दिया होता है बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। अब कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप बताओ? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? जब आपका चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे? यस, सोच के बताओ बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो उसको। यश मुरडिया फोर्थ ऑप्शन है ना, पल्लव जगानी सेकंड ऑप्शन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। स्पीड आपकी देखो थ्रू आउट द मोशन आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट, हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो मतलब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। डायरेक्शन आपकी कांस्टेंट नहीं, डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बट योर स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पीड आपकी कांस्टेंट है पर डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है ना। स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है ना। थर्ड ऑप्शन इज वेलोसिटी इज वेरिएबल। यस, वेलोसिटी वेरिएबल मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही। कहने का मतलब है वेलोसिटी आप ऐसे डिफाइन करोगे ना, जैसे पहले आपकी वेलोसिटी क्या थी, सपोज करो फर्स्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 3 आई कैप है ना। तो जैसे आपका पार्टिकल ये वाले लास्ट पॉइंट पे पहुंचा, फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 3 इंटू माइनस आई कैप। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही। वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बट स्पीड इज नॉट चेंजिंग। आपकी जो है वो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा है ना। बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे फटाफट करने जाते हैं, उसको गड़बड़ कर देते हैं वहां। तो पहले स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा करो कि वो क्या पूछ रहा है ना। स्टेटमेंट जब आप केयरफुली रीड करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपसे इस पे क्या पूछ सकता है, और इसके अलावा आपसे एक्सेलरेशन पे बात कर सकता है ना। आपके दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक आपका होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है आपका वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन आपका मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। दो एक्सेलरेशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अब अगर वो और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहे
है ना। एक क्वेश्चन और मैं आपको बना के दे सकता हूँ यहाँ पे कि अब वो इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे एक्सेलरेशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जब हमें पता चल गया कि हमारा पार्टिकल जो है या चार्ज जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में कई तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें से वो आपसे पूछ सकता है इस चार्ज का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा और इस चार्ज का रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा। पहला सवाल तो ये बनता है। अब जब हमें पता चल ही गया है कि हमारा जो चार्ज है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, जैसे ही वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब सर्कुलर मोशन में हम सबको पता है कि रेडियस आपका कांस्टेंट रहता है ना, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी भी कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। एट ईच एंड एवरी पॉइंट आपका स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट है बट वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, हम सबको पता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज और बन सकती है कि पहली पॉसिबिलिटी तो ये, वो आपको पूछेगा व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या आप में से कोई बता सकता है, एंड व्हाट इज द रेडियल एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन तो सबको पता है ना क्या होता है। दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल होता है और एक रेडियल होता है। टेंजेंशियल किसकी वजह से होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो आपके मैग्नीट्यूड की वजह से होता है ना। जैसे आपके वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं, है ना, वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। अच्छा, जो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से क्रिएट होता है वो आपका रेडियल एक्सेलरेशन होता है, और जो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से क्रिएट होता है वो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? यस, हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका चेंज नहीं हो रहा है ना। आपका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मतलब आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड इज कांस्टेंट, है ना। तो स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाए। अब आपका रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन आपका क्या होगा यहाँ पे? दैट इज योर v²/r. This will be your radial acceleration. You can also write it like this: v is equal to r omega. So you will get omega²r. This will be your radial acceleration. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? बिल्कुल सही जवाब, v²/r आपका होगा रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड इज कांस्टेंट, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग at each and every point. The direction of the charge is changing, so radial acceleration is created here. तो अब हम सबको पता है रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, v²/r के बराबर, ठीक है। अब अगर आप बड़े ध्यान से इस मोशन को ऑब्जर्व करो तो हमें पता है कि अब आप सपोज करो इस चार्ज पे बैठ जाओ, है ना, ये चार्ज है और आप इधर इस चार्ज पे बैठ गए हो, ठीक है, दिस इज योर चार्ज, और आपको मैंने यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, छोटे से आप यहाँ पे बैठ गए, है ना। मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे चार्ज के ऊपर चढ़ के बैठ गया, तो ये मेरा कैसा फ्रेम हो गया? ये मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ठीक है। जब आपका चार्ज किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे बैठ जाता है, सो दिस फ्रेम इज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब जैसे ही आप इस चार्ज पे बैठ जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप पे एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आप इस चार्ज पे बैठोगे तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस होगा, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हम सबको पता है इस चार्ज पे अंदर की तरफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है? इट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी आपका चार्ज प्रॉपर मूव कर पाएगा। अगर इनमें से कोई भी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, अगर सपोज करो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया, तो आपका चार्ज जो है बाहर की तरफ जाने लगेगा,
अगर सपोज करो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो गया तो आपका चार्ज अंदर की तरफ जाने लगेगा, है ना। दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलेंगे, है ना, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ योर एफ मैग्नेटिक फोर्स जितना होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो आपका होगा वो उसको कौन बैलेंस कर लेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जब आप चार्ज पे चढ़ के बैठोगे तो आपको एक बाहर की तरफ फोर्स फील होगा, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस कर लेंगे तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू बी बी, और इसको बैलेंस कौन कर लेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर, है ना। इन दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, है ना। तो रेडियस हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू, है ना। सो ये रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का, जिस पाथ में आपका चार्ज मूव कर रहा होगा। ठीक है, दिस विल बी द रेडियस ऑफ योर सर्कुलर पाथ जिसमें आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? फिर आपसे तरह तरह की चीज़ें पूछेगा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, जैसे आपको पूछ लेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा हम सबको पता है क्या होता है, वी बाई आर। तो यहाँ पे आपको वी का वैल्यू पता चल गया, आप ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, इस इक्वेशन से देखो, वी बाई आर का रेशियो आपका हो जाएगा क्यू बी बाई एम के बराबर। ठीक है, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा क्यू बी बाई एम। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर। तो टी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर। ओमेगा की वैल्यू क्या है, क्यू बी बाई एम। सो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फिर कई बार आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। अब हम सबको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टी के बराबर होता है ना। फ्रीक्वेंसी इज योर 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसका उल्टा कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा विच इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब जितने पैरामीटर्स है सब आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी पैरामीटर आपसे पूछेगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड आपका ये तब होगा जब आपका पार्टिकल पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। टाइम पीरियड आपका ये तब होगा जब आपका पार्टिकल पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब पूरा सर्कुलर मोशन करे ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आपका पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन करे, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा जरूरी क्यों नहीं? ऐसा जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि सपोज करो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आपका पार्टिकल कंप्लीट सर्कल मूव कर जाए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं, हर बार जरूरी नहीं, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनेट हो रहा है और यहाँ पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनेट हो रहा है। अब आप अपने पार्टिकल को यहाँ से लॉन्च कर रहे हो, किस लोकेशन से लॉन्च कर रहे हो, तो जैसे ही वो सर्कुलर मोशन करेगा तो यहाँ तक तो वो सर्कुलर मोशन कर ले। जैसे आपने पार्टिकल को यहाँ से लॉन्च किया, ठीक है, तो यहाँ तक तो सर्कुलर मोशन कर लेगा, लेकिन इसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो इसी वेलोसिटी से बाहर चले जाए। बात समझ आ रही? तो सर्कुलर मोशन हमेशा कंप्लीट करे ऐसा जरूरी नहीं। अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आप पार्टिकल को, उस चार्ज को कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर मैं सेंटर लाइन पे प्रोजेक्ट करूंगा तो हो सकता है वो इतना पार्ट कवर करके फिर से बाहर निकल जाए। ठीक है, सेंटर लाइन पे अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इधर, तो यहाँ पे वो इतना सर्कल घूम जाएगा, सेमी सर्कल घूम जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सर्कल कहाँ करेगा? कंप्लीट सर्कल जब वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर होगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर होगा तो वहां पे उसका कंप्लीट सर्कल होगा। ठीक है, तो हमेशा कंप्लीट सर्कल करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये सर्कल का ही एक पार्ट, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्कल एंड दिस इज योर कंप्लीट सर्कल। कहने का मतलब ये। अब अगर कंप्लीट सर्कल नहीं कर रहा है तो फिर से एक क्वेश्चन अराइज होता है। अब क्या क्वेश्चन बनता है? अगर आपका चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सर्कल नहीं कर रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो? अगेन द क्वेश्चन अराइजेस।
अगर वो चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सर्कल नहीं करता है तो उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हो। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन पैदा होता है, तो अब वो आपसे पूछ सकता है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हम सबको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना आना चाहिए। तो चलो पहले मैं ये वाले केस की बात करता हूँ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता क्या है। अगर मैं ये वाली केस की बात करूँ तो यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है और यहाँ से गोल घूमने के बाद आपका पार्टिकल फिर से ऐसे को जा रहा है ना। तो जाना वो ऐसे चाहता था, लेकिन फाइनली जो उसका पाथ है कर्वेचर घूमने के बाद वो ऐसे चला गया। तो इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर था और ये आपका फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर था। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है आपका। इनिशियली वो ऐसे जाना चाहता था, फाइनली वो पूरा पाथ कवर करके ऐसे गया। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आपका एंगल कितना बन रहा है। यस, ये एंगल आपका बन रहा है। ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर, विच इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ठीक है, जाना ऐसे चाहता था लेकिन फाइनली ऐसे जा, तो आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ पे कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर। लेकिन अगर मुझे ये वाले केस की बात करनी तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसा होगा। देखो, इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर आपका इधर को है और फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर आपका इधर को है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, दिस विल बी योर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आपका एंगल 180 डिग्री है, ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एंगल 180 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 से कम, हियर योर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज लेस देन 180 डिग्री। तो ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमेशा 180 डिग्री है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमेशा आप इस तरह से ही फाइंड करोगे कि आपका इनिशियल वेक्टर कहाँ पे है और फाइनल वेक्टर कहाँ पे जा रहा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी योर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इतना वो अपने पाथ से डेविएट हो गया, इतना वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्शन का मतलब डेविएशन है ना, कितना वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब सपोज करो मैंने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस तरह से प्रोवाइड नहीं करी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज कर दी। सपोज करो मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, है ना, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन इस तरह से कर दिया। अब मैंने चार्ज पार्टिकल को फिर से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, मेरा चार्ज पार्टिकल, इसको मैंने फिर से प्रोजेक्ट किया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्या अब आप बता सकते हो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। यस, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, ध्यान से देखो। यस, अब ओरिएंटेशन कितना हो, पल्लव इज सेइंग 0 होगा, प्रियांशी इज ऑल्सो सेइंग 0 होगा। और कौन बोलता है 0 होगा। यस, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। बोथ आर करेक्ट। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 क्यों होगा। पहला तो आंसर ये, मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब देखो दोनों वेक्टर्स आपके पैरेलल हो,
वेलोसिटी वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा आपका 0 हो गया। और b क्रॉस b जब आप करोगे तो साइन 0 विल बी 0, है ना, साइन 0 विल बी 0। तो कहने का मतलब है जब आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट करोगे तब उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो जैसे वो पार्टिकल एंटर हुआ वैसे ही वो पार्टिकल लीव हो जाएगा। मतलब इसका जो चार्ज का ट्रेजेक्ट्री होगा, चार्ज का जो पाथ होगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों के मन में क्या हो जाता है कि चार्ज पार्टिकल तो हमेशा सर्कुलर मोशन ही करेगा। बहुत बच्चों के मन में ऐसा आ जाता है कि सर ने सर्कुलर मोशन बताया है तो वो सर्कुलर मोशन ही करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आपका चार्ज सर्कुलर मोशन को ही फॉलो करे। अब यहाँ पे देखो, चार्ज को जब हमने पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट किया तो उसका पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही करेगा। इट डिपेंड्स कि आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 हो गया तो उसको ऊपर की तरफ कोई खींचेगा ही नहीं। जो ऊपर की तरफ कोई खींचेगा ही नहीं उसको, तो वो सीधा का सीधा चला जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? हाँ, इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, लीनियर हो जाएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है और आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे ही लग रहा है। अब मैंने वेलोसिटी को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रखा और मैंने चार्ज पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे दी किसी एंगल पे, सपोज करो थीटा एंगल पे। अब इसका पाथ कैसा होगा, तो आपको ऑप्शंस देता हूं। पहला ऑप्शन सर्कुलर, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेट लाइन, तीसरा ऑप्शन हेलिकल, चौथा ऑप्शन कांट से। प्रियांशी इज सेइंग हेलिकल, पल्लव इज सेइंग सर्कुलर, चंदन इज सेइंग कांट से। देखा, अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैंने वेलोसिटी को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी देखो किसी एंगल पे जा रही, तो अब आपका पाथ कैसा होगा। इस केस में देखो, वेलोसिटी के आपके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, दैट इज योर v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा जो कंपोनेंट है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट इज योर v sin थीटा। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन कौन चेंज करता है। डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज करता है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आप ऊपर के जितने भी केसेस देखना चाहो देख लो, जब भी आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है तभी आपका पाथ कैसा आता है, सर्कुलर आता है। देखो, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, तो आपका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर। देखो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स जब आपके परपेंडिकुलर होंगे तो आपका मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन। एट ईच एंड एवरी पॉइंट योर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तभी उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। ठीक है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर है, जब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तभी उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, v sin थीटा।
तो v साइन थीटा क्या करेगा, इस चार्ज को सर्कुलर मोशन कराने की कोशिश करेगा और v cos थीटा वाला कंपोनेंट उसको आगे की तरफ प्रोपागेट करवाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी करेगा और आगे की तरफ प्रोपागेट भी करेगा। तो सर्कुलर मोशन प्लस प्रोपागेशन दोनों चीज़ें जब ये साथ में करेगा तो आपको इस तरह का एक हेलिकल मोशन मिलेगा, इसमें सर्कुलर मोशन भी होगा प्लस लीनियर प्रोपागेशन भी होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? इसमें सर्कुलर मोशन भी होगा और ये पार्टिकल आपका आगे की तरफ प्रोपागेट भी करेगा। तो आगे की तरफ जो इसको बढ़ा रहा है वो कंपोनेंट है आपका v cos थीटा, और जो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रहा है वो कंपोनेंट आपका v sin थीटा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि इस केस में जो आपका पाथ होगा दैट विल बी हेलिकल। हेलिकल इज द करेक्ट आंसर। इस केस में आपका पाथ कैसा होगा, उसका हेलिकल पाथ होगा। अब हेलिकल पाथ है तो फिर यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं हेलिकल पाथ से रिलेटेड, कि इस हेलिकल पाथ का रेडियस क्या होगा, है ना, इस हेलिकल पाथ की पिच क्या होगी, इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, फिर कई तरह के क्वेश्चंस इस पे फ्रेम हो जाते हैं। तो रेडियस तो आप सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से ही निकालो, है ना, इस हेलिकल पाथ की रेडियस निकालनी है। तो रेडियस तो आप कैसे निकालोगे? रेडियस मैंने आपको अभी भी बताया था, रेडियस का रिलेशन अभी हमने निकाला था, mv अपॉन क्यूबी होता है ना। रेडियस इज डिफाइंड एज mv अपॉन क्यूबी, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखो कि ये v क्या है, ये v आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखो कि v हमेशा आप कौन सा कंपोनेंट लोगे, परपेंडिकुलर। अब वो सर्कुलर मोशन में बाय डिफॉल्ट आपका जो वेलोसिटी था वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता था और मैग्नेटिक फोर्स के ही परपेंडिकुलर होता है ना। जो आपका वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था सर्कुलर मोशन में बाय डिफॉल्ट वो परपेंडिकुलर ही होता था, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते थे। लेकिन जब आपने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया उस चार्ज को तो उसके दो कंपोनेंट्स हो रहे हैं, एक परपेंडिकुलर हो रहा है और एक पैरेलल कंपोनेंट हो रहा है ना। तो जब दो कंपोनेंट्स हो रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे हमेशा कौन सा कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, रेडियस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आपका रेडियस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी v sin थीटा। सो आपका रेडियस आ जाएगा mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। अब जब ये आपका पार्टिकल प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा था तब आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता था, याद करो। जब प्योर सर्कुलर मोशन है तो आपका थीटा का वैल्यू क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो वेक्टर है उनका एंगल कितना है, 90 डिग्री। तब हम इस फैक्टर को वहाँ पे नोट डाउन नहीं करते थे, साइन 90 क्योंकि 1 हो जाता था, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाता, mv अपॉन क्यूबी। इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान से इसको ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन जब आपका हेलिकल मोशन हो रहा है तब आप इस चीज़ को अच्छे से पकड़ो कि ये जो v का जो कंपोनेंट है दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तभी जो बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है वो इस तरह से लिखा होता है, r इज इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी। जो अच्छी बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती है, उनमें फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है। जो लोकल ऑथर की बुक्स होती है वहाँ पे इस चीज़ को शो नहीं किया जाता। ये परपेंडिकुलर वाला साइन बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। चाहे आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, चाहे आपका पार्टिकल हेलिकल मोशन कर रहा है, चाहे आपका पार्टिकल कोई भी मोशन कर रहा है, यहाँ पे हमेशा कौन सा कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये अच्छी बुक्स में आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक्स जब आप फॉलो करोगे वहाँ पे आपको इस तरह का रिलेशन मिलेगा। लोकल ऑथर की बुक्स फॉलो करोगे तो वहाँ पे वो ये चीज़ को मेंशन नहीं करते। ठीक है, चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और कल हम यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतना आप कवर करके रखो, नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ और जो जो कंसेप्ट्स हो रहे हैं सबको नोट डाउन करते जाओ कॉपी में, है ना। साथ साथ इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। कल तो क्लास नहीं है ना? हाँ, कल का क्लास आपका, कल क्योंकि मीटिंग में है
कल हमारा मीटिंग है वहाँ पे, पीटीएम है पीपी सवानी में, तो कल का क्लास आपका शायद नहीं रहेगा। कल 6 तारीख है ना, कल का क्लास आपका नहीं होगा, ठीक है। तो कल का दिन आपको मिल रहा है, आप अच्छे से जिनका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो अपने नोट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, पेंडिंग वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे कल की डेट में। जिन्होंने क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं वो अपने प्रिय मित्रों से अपनी कॉपियाँ कंप्लीट करेंगे। आपको अच्छा अवसर मिला है तो इसका सदुपयोग करेंगे। आज की सभा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जी नमस्ते। सर, नमस्कार। ठीक है, चलिए सबको नमस्ते। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।